तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे है और पिछले सैटरडे से मैंने आपको बताया था कि एक नई चीज़ शुरू की थी, अपने करियर की क्राइम रिपोर्टिंग की हिट एंड मिस स्टोरी। वो स्टोरी जिसमें नाकाम रहा, वो स्टोरी जिसमें हम लोग दूसरों से आगे रहे। तो कोशिश यही है, इसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी निकल कर आती हैं जो शायद मैंने पहले सुनाई नहीं। तो पिछले हफ्ते एक नाकामी की स्टोरी थी, कैसे कसाब की फांसी हुई और तब हम लोग सो रहे थे। हम क्या, देश के सभी रिपोर्टर सो रहे थे। इकलौता एक रिपोर्टर था जो उमेश कुमावत, जिसने ये खबर ब्रेक की, और उमेश कुमावत ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया था। तो कहानी आपको मैंने डिटेल में सुनाई। अब आज बारी है अफजल गुरु की फांसी की कहानी की, इसलिए कि जो कसाब में जो कुछ हुआ उसके बाद से मैंने आपको बताया कि एक तरह से खुद से ही शर्मिंदगी थी कि इतनी बड़ी चीज़ थी, हो गई। एक क्राइम रिपोर्टर के लिए हर बड़ी स्टोरी जो है वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसमें आप पीछे रहते हैं तो फिर एक गिला रहता है मन में खुद से भी कि क्या सोर्स हैं, बेहतर कर नहीं पा रहे। फिर बॉसेस मौका तो छोड़ते नहीं हैं। तो वो कसाब वाली चीज़ जहन में हमेशा रही। इत्तेफाक से 2012 में कसाब को फांसी हुई थी 21 नवंबर को, और उसके करीब 2 या 3 महीने के अंदर अंदर एक मौका मिला फिर, और ये मौका था अफजल गुरु की फांसी का, जिसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं थी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अफजल गुरु को फांसी होगी, वो भी इतनी जल्दी होगी, क्योंकि उस फांसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि अफजल गुरु को फांसी देने से कश्मीर के हालात बिगड़ेंगे, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। तो वो लगातार टल भी रहा था। 2001 पार्लियामेंट अटैक याद होगा आपको, 13 दिसंबर। तो कैसे अफजल गुरु की फांसी हम लोगों की हिट स्टोरी हो गई और बाकी लोगों को पता नहीं चला, ये चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उसके ज़रिए आपको ये बताता हूँ कि अफजल गुरु के इस पूरे इंसिडेंट में 3 ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई जो अपने करियर और रिपोर्टिंग के हिसाब से देखें तो थोड़ी अजीब भी थी, और तीनों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक हुआ था। सुबह का वक्त था, पार्लियामेंट चल रहा था। शायद ये मैंने कभी पहले भी बताया आपको, लेकिन मैं फांसी पर आऊँ उससे पहले ये कड़ियाँ जोड़ दूँ आपको। तो सुबह सुबह मैं उठा, उसके बाद उस दिन ऑफिस की जो शिफ्ट थी वो 12 बजे से थी। हम लोगों की शिफ्ट होती है कई बार नाइट, अब तो खैर नाइट नहीं होती चूँकि सीनियर हो गए इसलिए इतनी छूट मिल जाती है, वरना मॉर्निंग 6 बजे से या फिर 12 बजे से या फिर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, इस तरह से अलग अलग शिफ्ट चलती रहती। तो उस दिन मेरी शिफ्ट थी 12 से 9, तो कोई ऐसा मसला भी नहीं था। लेकिन अचानक आशुतोष, हमारे उस वक्त ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो आशुतोष जी का फ़ोन आया, कहाँ हो? पार्लियामेंट में गोली चल गई है। अब जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन में क्या गोली चल गई? फिर मैं आनन फानन में, खैर उस वक्त मेरे पास जो स्प्लेंडर थी शायद बाइक, उससे मैं भागा तमाम रेड लाइट जम करते हुए, और सीधे पार्लियामेंट थाने की तरफ भाग रहा हूँ। और सोच रहा हूँ पार्लियामेंट में किसी आपस में पुलिस वालों ने गुस्से में गोली चला दी। लेकिन तब तक पार्लियामेंट जब पहुँचा तो पता चला कि यहाँ क्यों है भैया, पार्लियामेंट हाउस में गोली चली है। तो एक वो कि पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, चूँकि एक पार्लियामेंट हाउस के बराबर में एक पुलिस स्टेशन है, उसका नाम पार्लियामेंट स्ट्रीट है। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, उसी पुलिस स्टेशन में डीसीपी का भी दफ्तर है। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि गोली वहाँ चली है। तो खैर वो भागे। तो ये पहला इंसिडेंट था पार्लियामेंट अटैक का। इसके बाद दूसरा इंसिडेंट था जब अटैक के बाद लोग पकड़े गए, शौकत, अफजल गुरु, अफशां। तो फिर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो लोधी कॉलोनी में जो दफ्तर हुआ करता था, जहाँ इन सबको रखा गया था, तो वहाँ डीसीपी अशोक चांद, एसीपी राजबीर सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग थे। और हम तमाम क्राइम रिपोर्टर वहीं डेरा डाले रहते थे, कब इंटरव्यू होगा, कब इंटरव्यू हो जाए। लाल कृष्ण आडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, और इत्तेफाक से वो इंटरव्यू मिला, और पहले मुझे मिला। और उसकी वजह ये थी कि मेरी काबिलियत या किसी और वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे, वहाँ तमाम रिपोर्टर थे। अब ये हुआ कि इंटरव्यू कौन पहले करेगा, तो पहले मैं वाली बात आ गई। तो फिर सभी आपस में लड़ने लगे, कोई भी चाहता नहीं था कि वो बाद में करे, बॉस से गाली खाए। तो हर कोई अव्वल आना चाहता था। उस चक्कर में ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि अफजल गुरु का इंटरव्यू पहले कौन करेगा। तो फिर एसीपी राजवीर ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं, चैनल के नाम के हिसाब से
इंटरव्यू देते हैं ABCD के हिसाब से। अब उसमें आ गया A से आज तक। अब लेकिन एक जी का भी था, अल्फ़ा पंजाबी, तो मुझे याद है वो नवीन कुमार जी की तरफ से क्राइम रिपोर्टर, वो लड़ बैठे कि भाई हमारा भी अल्फ़ा है तो AA, तो फिर हुआ कि नहीं आज तक में डबल A आता है। अब अल्फ़ा में डबल A था नहीं तो फैसला हो गया। तो उस तरीके से पहले मुझे मिला, लेकिन फिर ये हुआ कि आपस में ही या क्यों लड़ रहे, काम करते हैं सभी इंटरव्यू कर लो, चलाएंगे एक साथ। एक एम्बार्गो लगा दिया कि शाम 5 बजे सब चैनल चलाएगा और उससे पहले 12 बजे से सब निपटा लो। तो वो इंटरव्यू अफजल गुरु का किया और वहीं पहली बार अफजल गुरु से मिला, राजवीर ACP उनके दफ्तर में। और इसी इंटरव्यू पे याद आया कि कुकू FM ऐप पर भी द इंटरव्यू अफजल गुरु, ये आप सुन सकते हैं कि अफजल गुरु ने क्या कुछ कहा कुकू FM ऐप पर, और द इंटरव्यू अफजल गुरु। और ये जो कुकू FM ऐप है ये ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, देश का बेस्ट है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने लगभग 4200 आवर्स के कंटेंट के साथ ये लगातार इनकी जो खजाना है वो बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में भी सुन सकते हैं, अलग अलग भाषा में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम ऑडियो बुक है। क्राइम तक फैमिली के लिए खास एक ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 30% डिस्काउंट है, यानी 30%। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 69 रुपये में, 69 रुपीज़ में आपको 10,000 ऑडियो बुक का एक ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड है crime30, और बस इस crime30 का इस्तेमाल करें और पहले महीने के लिए 30% डिस्काउंट पाएँ, यानी कि 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 69 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो एक लंबा इंटरव्यू किया था अफजल गुरु का, कुकू FM पर तो आप सुनेंगे ही। अब उसके बाद ये हुआ कि इंटरव्यू भी खत्म, अब धीरे धीरे वक्त बीता, मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हमेशा ये लोग लाए जाते और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। इस मुकदमे में एक तरह से मैं भी एक वो था, एक जो कुछ लोगों ने मुझे उसमें बुला लिया था नोटिस देकर कि आपके इंटरव्यू की वजह से उसमें कुछ बयान लेना है। तो मैं बाकायदा कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ था और अपना बयान, स्टेटमेंट भी दिया था। वो सब कुछ चलता रहा। फिर खैर लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, शौकत को 10 साल की सुनाई, अफशां को 5 साल की सुनाई। वो सब दोनों फिर बाहर हो गए। जब शौकत और अफशां को सज़ा सुनाई तब तक उन लोगों ने अपनी सज़ा काट ली थी। अफजल गुरु को सज़ाए मौत दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हर जगह फांसी ही फांसी। मर्सी के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंचा अफजल गुरु, तो वहाँ पे भी माफ़ी नहीं मिली। अब उसके बाद लेकिन फांसी का मामला लटका हुआ था और लग रहा था कि पता नहीं अभी बहुत वक्त लगेगा। इधर हुआ ये कि 2012 21 नवंबर कसाब की फांसी हो चुकी थी, हम लोग सो रहे थे। अब अचानक 8 फरवरी 2013 की तारीख आती है, 8 Feb 2013, फ्राइडे का दिन था, मुझे याद है आज भी। और फ्राइडे के बाद अगले दिन सैटरडे और संडे, हालांकि वैसे ऑफिशियली छुट्टी होती है हम लोगों की, लेकिन मुझे सैटरडे दफ्तर आना पड़ता है क्योंकि शो, वारदात, फिर अब तो ये कहानी भी है। तो कई बार, कुछ एक बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन जनरली पॉसिबल नहीं होता, तो आपको सैटरडे आना ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक संडे ही छुट्टी मिलती है। हालांकि ऑफिस की तरफ से 5 डेज वीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अब क्या हुआ कि फ्राइडे सैटरडे हमेशा कूल होता, आते भी तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती नहीं है। और दूसरा ये कि क्राइम के फील्ड में एक बड़ी अजीब चीज़ है, सैटरडे और संडे को बहुत बड़े क्राइम नहीं होता ज़्यादा, और होगा तो फिर बहुत बड़ा होगा, जैसे ब्लास्ट हो गया या कुछ और हो गया, कोई हादसा हो गया। बाकी इस तरह का सैटरडे संडे क्राइम नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शायद इसलिए कि क्रिमिनल भी फैमिली वाले होते हैं, घर के साथ छुट्टी, घर वालों के साथ छुट्टी मनाते हैं। तो 8 फरवरी फ्राइडे काम खत्म करने के बाद मैं रात करीब 12 बजे दफ्तर से घर पहुंचा। घर जाने के बाद अभी सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी बॉस का फ़ोन आया कि कुछ पता है तुम्हें, कुछ कहीं से खबर। मैंने कहा क्या हुआ? कि सुबह शायद अफजल गुरु को फांसी दी जानी है। अब ये सुनते ही एकदम नींद तोड़ना ही था, क्योंकि 3 महीने पहले की नाकामी
कसाब की फांसी याद आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा पता करो। अब मैं उसी वक्त उठा और तिहाड़ के जितने भी सोर्स थे मेरे, मैंने सबको फ़ोन मिलाना शुरू किया। इत्तेफाक की बात है कि उनमें से हर एक का मोबाइल स्विच ऑफ, हर एक का। अब ऐसा कभी होता नहीं है, कोई ना कोई एक फ़ोन उठा लेता है, बिजी हो ना उठाए, रिप्लाई ना करे, अलग बात है, लेकिन स्विच ऑफ नहीं होता। तभी मुझे एक 1.5 साल पुरानी बात याद आ गई। 2000, ये मैं 13 की आपको बात बता रहा हूँ, 8 फरवरी की रात। उससे पहले 1.5 साल पहले तिहाड़ जेल में कुछ अपने वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उनके साथ बैठा हुआ था। 2009-10 की बात होगी। तो बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होता है हम सब रिपोर्टर बिना काम के भी इधर उधर जाकर अपने सोर्स से मिलते हैं, सिर्फ गप्पे मारते हैं, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप हमेशा कैमरा और माइक लेकर जाएंगे तो बातें उतनी हो पाती हैं। बिना कैमरा और माइक के जाकर सोर्सेस से मिलने का फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उस वक्त बहुत फॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पहुँचे, तिहाड़ में ऐसी बात हो रही थी। तो फिर ये हुआ कि किसी जैमर वैमर पे बात हुई, तो हमने कहा फ़ोन नहीं मिलता है। तो कहा नहीं ऐसा नहीं होता, फ़ोन तो ज़रूर मिलता है, कई बार शिफ्ट भी अलग अलग होती है। तब उस सोर्स ने मुझे एक लाइन कही थी कि अगर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा हो कि तिहाड़ में तुम फ़ोन करो और नीचे से ऊपर तक जितने भी ख़ास टॉप ऑफिशियल हैं, अगर उनका मोबाइल बंद हो तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। ये बात मेरे दिमाग में थी और जब फ्राइडे को शुरू हुई तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने एक एक करके सारे को पहले सोचा, रात का वक्त है, करीब 12:30 पौने 1 बज रहा है, घुमाते घुमाते सबको, किसी का फ़ोन ही नहीं मिल रहा, किसी में मतलब स्विच ऑफ की आवाज़ भी नहीं आ रही, वो जो एक अजीब सी आती है, खामोशी आपने मिला दिया, उधर से कोई किसी तरह का साउंड नहीं। तो लगा कुछ डिस्टर्बेंस है, क्या है, नेटवर्क सही नहीं है। लेकिन एक एक करके जितने सोर्स को फ़ोन मिलाया, और उनके बारे में कुछ को तो मालूम है कि वो जेल के अंदर नहीं बाहर होंगे इस वक्त, सभी के स्विच ऑफ। तो वो 2 साल पुरानी बात दिमाग में आ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। इधर बॉस ने कहा कि पता करो। मैंने पलट के बॉस को कहा कि सारे मोबाइल स्विच ऑफ हैं, जितने भी मेरे सोर्स हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब है कि खबर सही है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब उन्होंने कहा फिर रेडी हो जाओ। अब कहाँ से नींद, 3 महीने पुरानी कसाब की कहानी याद, उसके बाद भी आप सोएं तो फिर आपको क्राइम रिपोर्टिंग करने का कोई हक ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि अब थोड़ी देर और इधर उधर ट्राई करते हैं, और भी कई लोगों से चेक किया। अच्छा, बाकी के क्राइम रिपोर्टर से पूछ नहीं सकते, यहाँ पे भी एक बड़ी अजीब चीज़ होती है हम लोगों के साथ, इसलिए कि हमें पता है कि किसी और को पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है। अब मैं उससे पूछूं, चूँकि मुझसे कंफर्म नहीं हो रहा किसी और क्राइम रिपोर्टर से कि कुछ ऐसी खबर है क्या, तो उसे ना भी मालूम हो वो अलर्ट हो जाएगा, तो वो भी अपने सोर्स दौड़ाना शुरू कर देगा। तो जो खबर अब तक हमारे पास है या हम लोगों के पास है, अब उसके ज़रिए बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ रिस्क ये है कि आप अपने ही क्राइम रिपोर्टर की बिरादरी से भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात उस तक पहुंची तो इसका मतलब है कि फिर हर एक तक पहुंची, फिर वो किसी और चैनल से पूछेगा, किसी और न्यूज़पेपर के रिपोर्टर से पूछेगा। तो अब मैं किसी रिपोर्टर से भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के जितने पुराने सोर्स हैं उनमें से भी चुन चुन कर फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके भी सोर्स बाकी भी रिपोर्टर के साथ रिश्ते हैं, वो कहीं ये ना बता दें। तो अजीब सिचुएशन। इधर तिहाड़ में कोई ऊपर से नीचे तक, तो यकीन मानिए कि करीब 20-22 लोगों के नंबर थे जिनसे हमेशा बात होती, सबके मोबाइल स्विच ऑफ। और उस वक्त विमला मेहरा जी थी तिहाड़ की डायरेक्टर जनरल, डीजी, उनका भी स्विच ऑफ। और वो दिल्ली पुलिस में चूँकि पहले रही थी, हम लोगों से अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़े इनको इंसिडेंट पर मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, अच्छे रिश्ते थे। लेकिन रिश्ते किस काम के, जब आप पहले फ़ोन उठाएं और हाँ या ना बोलें वो अलग बात है, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तय हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अब इधर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, फिर ऑफिस में तैयारी भी हो गई कि सुबह ओबी वैन निकलनी है, और किसी में ऑफिस में भी गिने चुने लोगों को ये बात पता है। हमारे बॉस उस वक्त भी सुप्रिया जी, तो उनको ये पता है। एक हमारे और रिपोर्टर जो उस वक्त मुंबई में थे और फिर दिल्ली आए, संदीप सोनवलकर, बहुत ही होनहार जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और उससे अच्छे इंसान, तो दिल्ली में पोस्टेड और पॉलिटिकल बीट कर रहे थे। और उस वक्त थे अपने देश के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री शिवराज पाटिल, महाराष्ट्र से आते हैं। तो संदीप सोनवलकर पहले महाराष्ट्र में ही रिपोर्टिंग करते थे, मुंबई में बेस्ड थे। तो ये जितने भी महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन थे उनके साथ बड़ा करीबी रिश्ता था। तो संदीप सोनवलकर और शिवराज पाटिल, इनके भी बड़े घनिष्ठ संबंध थे, रिश्ते थे।
चूँकि एक ही स्टेट से दोनों बहुत सालों तक उन्होंने काम किया। अब वो दिल्ली आ गए थे, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर बनकर, संदीप सोनवलकर भी यहाँ आ गए। अब यहाँ हुआ ये कि 8 फरवरी की शाम को, देर शाम को 7 RCR जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पे एक मीटिंग थी, कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग। वहाँ सारे जर्नलिस्ट थे जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं, 7 RCR में थे और कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें शिवराज पाटिल भी थे। तो हर एक को यही था कि ये कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि उस वक्त और उस दिन और उससे पहले लगातार एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही थी, जो मीडिया में भी चल रही थी। वो थी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच पानी के मतलब बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और उसको लेकर बड़े वायलेंस भी हुए थे और धरना प्रदर्शन। तो हर एक को यही था कि कांग्रेस कोर कमेटी की ये मीटिंग आंध्र और कर्नाटका के बीच पानी की लड़ाई को लेकर हो रही है और उसमें कुछ फैसला होना है। हर एक यही सोचकर वहाँ पहुँचा। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में संदीप सोनवलकर भी थे। मीटिंग के बाद उन्होंने लगा कि वो बाहर निकलेंगे तो शिवराज पाटिल साहब से वो कुछ पूछेंगे अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शिवराज पाटिल निकले और सीधे गाड़ी में बैठ गए। तो उनकी जो टीम के कुछ लोग थे, सोनवलकर ने कहा, संदीप सोनवलकर ने, कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे बात करनी है। तो घर आऊँ, घर भी आना जाना होता है। तो कहा नहीं, अभी घर नहीं जा रहे हैं, अभी प्रेसिडेंट हाउस जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने। अब ये बात संदीप सोनवलकर को कहीं ना कहीं से मतलब खटक गई कि कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग हुई, यहाँ से निकलकर होम मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, मसला क्या है। अब इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। संदीप सोनवलकर वहाँ से निकले और सीधे शिवराज पाटिल के घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर के बाद मुलाकात हुई, अब तक रात हो चुकी है। तो उन्होंने कहा आप राष्ट्रपति भवन गए थे, क्या हुआ। अच्छा, उससे पहले एक इंसिडेंट ये हुआ था कि जिस दिन कसाब को फांसी हुई थी 21 नवंबर को, उससे पहले भी शिवराज पाटिल ही होम मिनिस्टर थे और वह राष्ट्रपति के पास गए थे। ये बात कसाब की फांसी के बाद बताया गया था। तो सोनवलकर के दिमाग में वो थी, कसाब की फांसी 3 महीने पहले हो चुकी थी। उस नाकामी में संदीप सोनवलकर को भी डांट पड़ी थी क्योंकि होम मिनिस्ट्री वो देखते थे। तो कसाब वाली बात आई, तब उन्होंने पूछा कि आप राष्ट्रपति के पास गए थे, क्या अफजल गुरु को फांसी देने का कोई मामला है। तो उन्होंने कहा तुम सुबह मुझे फ़ोन करना। अब इससे आगे कुछ नहीं बोला शिवराज पाटिल ने, वो चले गए। संदीप सोनवलकर वहाँ से निकल गए। अब उन्होंने कहा सुबह फ़ोन करना, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, मसला क्या है, प्रेसिडेंट के पास होकर आए, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ऑफिस में बॉस को फ़ोन किया, सुब्रा जी को ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा चेक करो। और अब वो, जैसे मैं अपने तिहाड़ के सोर्स चेक कर रहा हूँ, संदीप सोनवलकर अपने सोर्स चेक कर रहे हैं। तभी इत्तेफाक से उसी रात संदीप सोनवलकर के पास CRPF के एक अफसर जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, उनका फ़ोन आया। बातचीत होती रहती है हर एक सोर्स से। तो सोनवलकर ने पूछा कि सब वहाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन कल के लिए ना कुछ पता नहीं क्यों हम लोगों को कहा गया स्पेशल सिक्योरिटी डिप्लॉय करने के लिए, घाटी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो बोला ऐसा कुछ अभी 1-2 दिनों में या हाल में कुछ ऐसा टेररिस्ट अटैक भी नहीं हुआ है। तो बोले मुझे भी नहीं मालूम, बस हम लोगों के पास ऑर्डर है कि आज रात से ही अलर्ट पर रहें और कल ज़्यादा तादाद में सिक्योरिटी और मतलब रूटीन जो है, एक तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो घाटी में घूमेंगी। अब ये बात जब सोनवलकर ने सुनी तो उसने कहा प्रेसिडेंट से मिलना शिवराज पाटिल का, CRPF के इस अफसर का कहना कि कल घाटी में सिक्योरिटी बढ़ाओ, इसका मतलब है कुछ हो रहा है। अब ये सारी बातें बता दी गई, कंफर्म करने वाला कोई नहीं। इधर अब मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं कह रहा हूं कि तिहाड़ का एक सोर्स जो है फोन नहीं उठा रहा है। प्रबल प्रताप सिंह हमारे उस वक्त बॉस हुआ करते थे, ब्यूरो हेड, उनका फ़ोन आया कि तुम बेटा सीधे तिहाड़ पहुंच जाओ। OB भेजता हूँ, OB जिससे लाइव करता हूँ। अब मैं अंधेरे में ही तिहाड़ पहुंच गया। उस वक्त करीब 5 भी नहीं बजे होंगे। अब तिहाड़ के बाहर गया तो मुझे लगा कि शायद और लोगों को अब तक कहीं ना कहीं से तो कुछ खबर आ ही गई होगी। अब शिवराज पाटिल के और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे, किसी से लीक कर दिया हो, जैसे कसाब का हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब तिहाड़ जेल पहुँचा तो बिल्कुल सन्नाटा, अभी सूरज भी नहीं निकला, अंधेरा हो रहा है। और ये 9 फरवरी, जनवरी फरवरी में वैसे ही ठंड और कोहरा। वहाँ देखा कोई है नहीं। फिर मुझे लगा नहीं यार गलत है।
संदीप सोनवलकर को भी शायद गलत है, किसी और चीज़ पे हो रहा होगा, सुबह फ़ोन करने के लिए कहा, शायद जो आंध्रा और कर्नाटका का विवाद है वो ख़त्म होगा, वो ऐसी कोई घोषणा होगी। तिहाड़ वाले कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब है कुछ और है। अब वहाँ जाकर खड़ा हो गया, वो भी वैन आ गई। अब हमारे जो एंकर वैंकर है उनको भी अलर्ट कर दिया गया था, जो मॉर्निंग शिफ्ट है उनको भी अलर्ट कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया था कि सुबह होना क्या है। अब सब तैयार है, सुबह हो गई, 5 बज गया, अब लाइव पे भी जाना है। लेकिन सवाल ये है कि लाइव पे बोलें क्या, कंफर्म अभी कुछ हुआ नहीं। फांसी ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक चैनल पे, जैसे मैं खड़ा हो गया और यहाँ एंकर सीधा बोले कि आप तिहाड़ में ये बताइए अफजल गुरु को फांसी हो गई। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि तिहाड़ का कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं, सब फ़ोन बंद, स्विच ऑफ। आप किस सोर्स के हवाले से कहेंगे? और अगर 1 घंटे के बाद होम मिनिस्ट्री या तिहाड़ वाले जब सुबह उनकी नींद खुल जाए और उनकी डीजी विमला मेहरा या बाकी लोग जागें और वो सीधे कह दें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अफजल गुरु तो ज़िंदा है, तो आपकी पूरी जो क्राइम रिपोर्टिंग की करियर है वो उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि क्राइम रिपोर्टर में रिपोर्टिंग में ये होती कि आपकी सारी इमेज की बात होती कि अगर आपने एक 2-4 स्टोरी झूठ कर दी कब, तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो ऐसी झूठी मोटी स्टोरी करता है, तो इमेज बड़ा मायने रखते हैं। तो अब ये भी नहीं बोल सकते इधर लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑफ। संदीप सोलवरकर ने फिर सुबह सुबह शिवराज पाटिल को घर पे ही पहुंच गए थे। घर पे जाने के बाद फ़ोन किया एकदम सुबह, वो सुबह उठते भी वॉक के लिए, उसका सिर्फ एक लाइन पूछी कि अफजल गुरु को फांसी हो गई। उधर से सिर्फ एक शब्द बोला शिवराज पाटिल ने, वो भी मराठी में, क्योंकि सोनवलकर हमेशा मराठी में बात करते थे, तो मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ को शायद हो बोलते हैं। तो शिवराज पाटिल ने सिर्फ इतना जवाब दिया इस सवाल पर कि फांसी हो गई। तो शिवराज पाटिल ने कहा हो, और ये कहकर फ़ोन काट दिया। अब उन्होंने इधर बॉस को बताया, इधर अब तक हम लोग को भी खबर कि हो गई है, लेकिन कैसे। इत्तेफाक से उसी वक्त अब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, इधर शिवराज पाटिल बोल चुके हो, और वो सिंसियर और सीनियर आदमी है, इस तरह से मजाक भी नहीं करेंगे। उन 20-22 फ़ोन में से एक फ़ोन मिल गया, ऑन हो गया, और मुझे याद है मैंने नहीं, उधर से कॉल बैक आया। और जब कॉल बैक आया तो फिर बोला क्या हो गया, तुमको पता चल गया था कि ये सब नहीं पूछ रहा क्यों फ़ोन करेगा, तुम्हें रात को ही पता चल गया था, कैसे पता चला तुम्हें। अब जैसे ही ये सवाल था तो मैं समझ गया कि फिर बात एकदम सही है। अरे मैंने कहा उसको छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइए कि कंफर्म हुआ अभी बाकी है, क्योंकि सूरज निकलने से पहले आमतौर पर तिहाड़ में फांसी दे दी जाती है। बोले हाँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैंने सीधा वहीं से एकदम कि लाइव लेने कंफर्म है। उधर संदीप सोनवलकर उधर से लाइव, इधर से लाइव, और इसके बाद ये खबर ब्रेक। और इस खबर के ब्रेक होने के बाद जब अचानक टीवी के स्क्रीन पर आया तो सेम वही सिचुएशन था जो 3 महीने पहले नवंबर में कसाब की फांसी में था। बाकी सब जर्नलिस्ट या रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर ख़ास तौर पर सो रहे थे, और आज तक पर ब्रेकिंग चल रही थी अफजल गुरु के फांसी की। फिर तो सुबह से लेकर शाम तक वहीं तिहाड़ के बाहर डेरा था, और ये सारी खबरें चलती रही। और सुबह 8 बजे फिर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पहली बार ऑफिशियल, अब चूँकि तमाम लोगों को पता चल गया कि खबर जैसे पिछली बार एबीपी पे चल रही थी, तो इस बार आज तक पे अफजल गुरु की फांसी कंफर्म कौन करे। तब आर पाटिल जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था कसाब की फांसी की। अब यहाँ क्या किया जाए, तो सुबह 8 बजे आखिरकार शिवराज पाटिल को डिप्यूट किया गया और कहा गया कि आप ही ऑफिशियली इस पर स्टेटमेंट दीजिए। और सुबह 8 बजे शिवराज पाटिल ने आकर मीडिया से वो मुखातिब हुए और कहा कि आज सुबह अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। तो इसके बाद ये और भी इस पर मोहर लग गई, खबर कंफर्म, फिर तो धुआंधार चलता रहा। अब इसमें एक चीज़ और हुई, फिर उसके बाद बताया गया कि 8 फरवरी को जब शिवराज पाटिल पहुंचे थे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अब कल सुबह उसे फांसी देनी है। मर्सी पिटीशन ऑलरेडी खारिज थी, पेंडिंग थी, तो कुछ फॉर्मेलिटी बची नहीं थी। लेकिन इसको भी गुप्त इसलिए रखा गया था कि इसकी वजह से कश्मीर में कुछ हालात ना बिगड़े। तो जब प्रेसिडेंट से सब कुछ बता दिया गया, वहाँ से निकले शिवराज पाटिल, तब उस वक्त होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव थे आर.के. सिंह। उन्होंने आर.के. सिंह को कहा शिवराज पाटिल ने कि आप चूँकि अब सुबह फांसी देनी है, तो आप अफजल गुरु के फैमिली को कश्मीर में
इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल सुबह फांसी देनी है। अब शाम की बात है, ये एक दिन पहले की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन ये फैक्ट है कि शिवराज पाटिल ने कहा आर.के. सिंह होम सेक्रेटरी को कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए। स्पीड पोस्ट से इन्फॉर्मेशन दी जानी थी, जो एक प्रोसीजर या प्रक्रिया होती है, लेकिन आर.के. सिंह जी की तरफ से यही गलती हुई कि उन्होंने स्पीड पोस्ट की बजाय ऑर्डिनरी पोस्ट से कि 9 फरवरी की सुबह इतने बजे अफजल गुरु को फांसी देगी, ये मैसेज भिजवा दिया। अब ऑर्डिनरी पोस्ट कश्मीर घाटी में 24 घंटे के अंदर तो पहुंचनी नहीं है, वो आराम से 5, 6, 7 दिन लेगी। स्पीड पोस्ट से भेजा जाता तो शायद सुबह तक मिल भी सकता था। तो इसको लेके कहते हैं कि शिवराज पाटिल और आर.के. सिंह में बाद में बहस भी हुई कि जो मैंने आपको कहा था कि फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए, तो आपने फिर इन्फॉर्म इस तरह क्यों किया, आपने स्पीड पोस्ट से क्यों नहीं भेजा, इसको लेकर बहस हुई थी। और बाद में फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद एक और भी चीज़ थी, खबर हम लोगों के पास पक्की थी, वो ये कि फांसी के बाद अफजल गुरु की बॉडी को घर वालों को नहीं दिया जाएगा, ना उसे कश्मीर घाटी ले जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी, बल्कि किसी गुप्त जगह पर तिहाड़ के अंदर ही दफना दिया जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उस वक्त लगे हुए थे कि खबर इस तरह की कि अब कश्मीर जाएगी बॉडी, कैसे भेजा जाएगा, क्या होगा, कौन किसके हवाले होगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन हम लोगों के पास, और खासतौर पर संदीप सोनवरकर ने कंफर्म कर लिया था पहले ही कि बॉडी को नहीं देंगे किसी को, और वो तिहाड़ में ही दफनाएंगे। और वही हुआ, तिहाड़ में ही दफना दिया गया। तो 9 फरवरी 2013, वो आज भी मंजर मुझे याद आता है कि सुबह अंधेरे में पहली बार, मतलब सुबह के अंधेरे में 4:30 या 4:30 बज रहे होंगे, तिहाड़ के बाहर अकेला खड़ा हुआ हूँ सन्नाटे में, और मुंह से भाप निकल रहा, ठंड है और कोई नहीं है दूर दूर तक। तिहाड़ के संतरी से लेके सब कुछ एकदम सन्नाटा, अजीब सा मंजर, अजीब सा माहौल। और जब आपके दिमाग में चल रहा है कि अंदर किसी की अभी बस जस्ट फांसी होनी है, तो आप सोचिए कि फिर आपके दिल दिमाग जहन में क्या क्या चलता रहता है। और वो सारे फ़ोन स्विच ऑफ, और फिर वो सारे फ़ोन 10 बजे के बाद सब ऑन हो चुके थे। तो ये थी कहानी हिट एंड मिस सीरीज की, जो अफजल गुरु की फांसी की पूरी कहानी। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मोनिका जैन, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका। और ये सुनील जैन जी की पत्नी है। राज कौशल जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राज जी। और ये राकेश जायसवाल जी ने भेजा है। कल्पना नंद, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कल्पना। और ये उत्तर प्रधान ने भेजा, और साथ ही निम्मी ने। सुगंधा चौहान, तो सुगंधा चौहान जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुगंधा जी। और रविंद्र सिंह ने भेजा है। साथ ही आज सुहासनी नागौकर और सुभाष जी, इन दोनों की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। प्रीति ने भेजा है। नवनीत रे, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हु कंट्रोल तिहाड़, मतलब तिहाड़ जेल को कंट्रोल कौन करता है, किसके अंडर में आती। तो 2 चीज़ें हैं। जो तिहाड़ के जो सबसे बड़े जेलर होते हैं, डीजी कहते हैं उसको, डीजी तिहाड़ प्रिजन, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, वो यूटी कैडर का एक पुलिस अफसर होता है, यानी जो दिल्ली में पोस्टेड रहा हो। तो जितने भी तिहाड़ के सबसे टॉप पोस्ट पे होते हैं डीजी यानी जेलर, वो यूटी कैडर के पुलिस अफसर होते हैं। और होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री यानी अभी जैसे अमित शाह हैं, वो उनकी तैनाती करते हैं। उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन कायदे से ये तिहाड़ आता अंडर में दिल्ली गवर्नमेंट के। इस जेल मंत्री होते हैं वो दिल्ली के होते हैं। तो बाकी जो जेलर होते हैं वो सब पुलिस वाले नहीं होते हैं, वो सब एक तरह से क्लर्क होते हैं, और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो उनके थ्रू वो सब वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन जो मेन बॉस है वो होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपॉइंट करती है। सुरक्षा अलग अलग है, सीआरपीएफ की भी जिम्मे है तिहाड़ की सुरक्षा। इसके अलावा आपके टीएसपी की भी है, तमिलनाडु सिक्योरिटी पुलिस की। तो ऐसे तमाम सुरक्षा है। सुमित मालवा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। पराग राउत, थैंक यू सो मच पराग भाई आपके मेल के लिए। और साथ ही अभिषेक सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू एफएम पर भी क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए खास ऑफर है, और 30% डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं और क्राइम 30 का इस्तेमाल करें, और वहां पर 30% का आप डिस्काउंट पाएं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।